कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा है सभी अच्छे होंगे और अपने पेपरों की तैयारी में लगे होंगे। तो इसी कड़ी में आज का हमारा नया चैप्टर रहेगा नया सवेरा, कक्षा 7 में पाठ नंबर 9 नया सवेरा। नया सवेरा इस पाठ का नाम है बच्चे कि आज के समय में किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने लगी है और किस तरीके से हम इन नई चीज़ों को अपनाकर अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए इसी पाठ को अब हम पढ़ते हैं, नया सवेरा। इस पाठ में बेटा आपको एक फ़ोटो दिख रही है। देखिए, सबसे पहले एक बच्चा बैठा हुआ अपने फादर के पास और बच्चा अपने पिताजी से किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है। वो चीज़ है सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। आप लोगों को भी अभी पता है कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत लोग अभी सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करने लगे हैं, अपनाने लगे हैं, अपने घरों में यूज़ करने लगे हैं। इसके जो उपकरण हैं, यंत्र हैं, वो लगाने लगे हैं ताकि लोगों को सोलर एनर्जी इजीली मिल सके और वो अपने घर के जो काम काज है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, वो थोड़ी कम कर सकें। तो आइए इस पाठ में अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से सोलर एनर्जी के बारे में हमें बताया गया है। तो मयंक विज्ञान की पढ़ाई करते करते सौर ऊर्जा शब्द पर आकर अटक गया। सौर ऊर्जा क्या होती है, किस काम आती है, उसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। देखिए, छोटा बच्चा है, आप ही की एज का है, साइंस की बुक पढ़ रहा है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ रहा है। तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब वो किसी शब्द पर रुक जाता है कि सौर ऊर्जा। तो उसे लगता है ये होती क्या है। जब तक किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आता तब तक उस चैप्टर का भी हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। तो शब्द है सौर ऊर्जा। तो इसके ऊपर वो उसका थोड़ा दिमाग घूमता है कि क्या होती है, कहाँ से मिलती है, किस तरीके से काम में लेके आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वो जानना चाहता है अपने पिताजी से। तो इसके बारे में अपने पिताजी से आके वो प्रश्न करता है। वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये है क्या और इसका क्या उपयोग है, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इसके बारे में, अब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, तुम आराम से और ध्यान से सुनो। तो पिताजी ने उसको कहा कि मयंक देखो, सूर्य पृथ्वी पर जीवन का स्रोत होने के अलावा ऊर्जा का भी स्रोत है। देखो, ये इस बात से आप भी जानकार हैं कि सन से हमें लाइट तो मिलती है, इसके अलावा गर्मी भी मिलती है। सूरज से देखो, अब सर्दियों का मौसम रहता है, अभी तो देखो चल ही रहा है, वेदर चेंज भी नहीं हुआ। तो अगर सन रेज ना मिले हमें, सूर्य की लाइट ना मिले, तो हम कितना भी अंदर बैठकर हीटर ताप लें, कितने भी बंद कमरों में बैठ जाएं, कितना भी रजाई ओढ़ लें, हमारी ठंड नहीं उतरती। लेकिन सूरज की रेज जैसे हमारे ऊपर पड़ती है, हम उस धूप में बैठते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी है वो उस गर्मी को महसूस करती है और उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल में आ जाता है। तो यहीं पर ये भी बात उसके पिताजी बता रहे हैं कि सूरज पृथ्वी पर जीवन का सोर्स होने के साथ साथ ऊर्जा यानी गर्मी का भी सोर्स है। सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जिसमें हाइड्रोजन गैस लगातार उच्च तापमान तथा दबाव पर जलती रहती है। सबसे पहले उसके पिताजी बताते हैं उसको कि मयंक देखो, जो सूरज है वो गैसों का गोला है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन गैस है वो हाई टेम्परेचर पर हमेशा जलती रहती है, जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा है वो पैदा होती रहती है, यानी गर्मी पैदा होती रहती है आग से। और सूरज द्वारा अंतरिक्ष में प्रेषित ऊर्जा, अंतरिक्ष यानी स्पेस, प्रेषित यानी भेजना, और सूरज की जितनी भी गर्मी उससे पैदा होती है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा धरती पर हमारे पास पहुंचता है और जिससे इसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा से ही मौसम यानी आप देखते हैं वेदर और जलवायु परिवर्तन होता है। हर जगह का वेदर देखिए डिफरेंट होता है। हम हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ का वेदर डिफरेंट है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का वेदर डिफरेंट है। हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ का वेदर डिफरेंट होता है। रीज़न क्या है कि कितनी सन की रेज हैं वो धरती पर किस हिस्से पर कम या ज़्यादा पड़ती हैं। यही पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का मूल आधार है। जी हाँ बेटे, जितना भी धरती पर जीवन पाया जाता है उसमें उसका सबसे मुख्य रीज़न क्या है, ओनली सूर्य यानी कि सन। तो अगले पैरे पर चलते हैं। मयंक, सूर्य से
प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की कई विशेषताएं हैं। अब उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि सूरज से हमें जो गर्मी मिलती है उसके बहुत सारे खास बातें हैं। पहली बात वो क्या है कि विस्तारित है, यानी धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर सनरेज जाती नहीं है। दूसरा अप्रदूषणकारी है, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। और तीसरा अक्षुण्ण है, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, लगातार हमें मिलती ही रहती है। ये इसकी खास बातें हैं। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में 5,000 लाख करोड़ किलोवाट प्रति घंटा वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। अब उसके पिताजी उसे क्या बताते हैं कि भारत का जो जितना भी एरिया है वहाँ पर हमें 5,000 लाख करोड़ किलोवाट पर हार वर्ग स्क्वायर के बराबर सौर ऊर्जा हमें मिलती है। जो पूरे वर्ल्ड में कुल इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी खपत यानी कंजम्पशन होना, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे वर्ल्ड में खपत हो जाती है या यूज़ की जाती है, उसका सिर्फ कई गुना अधिक है, यानी सूरज से हमें उससे भी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि स्वच्छ वातावरण, अर्थात जब कभी धुंध ना हो, बादल ना हो, मौसम साफ हो और अच्छी धूप निकली हुई हो, तो प्रतिदिन का औसत सौर ऊर्जा का संपात यानी कि रेशो। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग में साथ साथ बता रही हूँ। संपात यानी कि रेशो 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। कि प्रतिदिन यानी हर रोज़ जितनी हमें सन रेज मिलती है, जब सूरज से हमें गर्मी मिलती है, उसका रेशो 4 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर हार हमें मिलता है। और भारत में 250 से लेकर 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज की रोशनी दिन भर उपलब्ध रहती है। देखिए, साल में दिन है 365। और भारत का जो वेदर है वो कुछ इस तरीके का है कि ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 90 दिन हो सकते हैं बेटा, है ना। तो 100 दिनों के आसपास, बड़ी मुश्किल से 100 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 दिन ये हैं हमारे पास। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब देखिए रेनी सीजन होता है, बारिश होती रहती है ना। इसके अलावा जब सर्दियों का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, धुंध है, फोग है, यानी सनी डे जब नहीं होता, वो उन दिनों को निकाल कर बाकी के जो 250 से 300 दिन ऐसे हैं जब हमें पूरी फुल मात्रा में हमें सूरज से गर्मी मिलती है, यानी इसकी धूप हमें बराबर मात्रा में मिलती है। मयंक बड़ा हैरान होता है पिताजी की यह बात सुनकर कि वाह पिताजी, ऊर्जा की यह मात्रा तो बहुत अधिक है ना। तो इस बात के साथ वो कहता है कि देखो, हमारे पास इतनी सनरेज आ रही है और हम उसका कुछ किस तरीके से यूज़ ही नहीं कर रहे, हम कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो अपने पिताजी से और आगे बात पूछता है। तो पिताजी क्या बताते हैं उसको कि पिताजी आप मेरे को ये बताओ कि अब सौर ऊर्जा को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। कि सौर ऊर्जा तो हमें मिलती है, समझ में आ रहा है, लेकिन उस सोलर एनर्जी को हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो पिताजी बोले, मयंक, सूर्य की ऊर्जा को 2 प्रकार से विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, यानी सबसे पहला तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से इसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी लिक्विड पदार्थ को, लिक्विड तरल यानी कि लिक्विड पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के पश्चात इसके विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर चला करके। आप कहते हैं देखो, कई जगह पर सोलर एनर्जी को सेव किया जाता है, कई जगह पर थर्मल लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जनरेट की जाती है। तो पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको गर्म करने का तरीका क्या है वो आप सोलर सिस्टम जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर चलाकर सूरज की जो एनर्जी है हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। सूरज की किरणें हमें प्रकाश देने के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान करती हैं। देखो, लाइट भी मिलती है हमें और उससे गर्मी भी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमें दोनों रूपों में प्राप्त होती है। 2 रूप कौन से हुए, प्रकाश भी मिलता है सूरज से हमें और ऊष्मा यानी गर्मी भी प्राप्त होती है। तो वो पिताजी से फिर पूछता है कि पिताजी, इसके हमें और क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी तो बताओ। तो पिताजी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, अब इसका मज़ेदार उत्तर भी सुनो। सौर ऊर्जा का उपयोग, अब देखिए सौर ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग हम अनाज को सुखाने के लिए, जल ऊष्मन यानी पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए,
प्रशीतन यानी देखिए आपके घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं, आप उसमें खाना ठंडा करते हैं या कोई भी चीज़ ठंडी करके यूज़ कर सकते हैं आप इसको, है ना। जल शोधन यानी आप पानी को साफ करते हैं। अभी हम सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं। विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली से सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करके प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। दूरभाष यानी टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, पंखे, जल पंप क्या होते हैं? ये जो अपन मोटर चलाते हैं, है ना, पानी निकाल लेते हैं हमें, तो सभी के घरों में मोटर लगी होती है बच्चे, आदि चलाई जा सकती हैं। चूँकि सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, इसलिए भारत जैसे देशों में यहाँ ऊर्जा का उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। वहाँ पर यह संसाधन एक बहुत अच्छा विकल्प है, हमारे पास एक अच्छा विकल्प है कि हम इस सौर ऊर्जा का यूज़ करें। सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। हाँ जी, इसके जो सोलर पैनल्स हैं वो किसी भी जगह पर लगाए जा सकते हैं। आप घर की छतों पर आपने लगे देखे होंगे, या खेतों में खुली जगह वहाँ पर लगे देखे होंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसे घर में भी लगा सकते हैं। ऊर्जा के अन्य संसाधनों यानी कि अन्य जो सोर्सेज हैं उससे यह बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अन्य साधन क्या है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं? जनरेटर है, देखिए ना, हम घरों में जनरेटर चलाते हैं तो उससे भी हमें सस्ता ये पड़ता है। इसके बाद क्या कहती है कि सरकार का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन, प्रमाणन, जन प्रचार एवं कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। देखो बच्चे, आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मंत्रिमंडल हैं जो डिफरेंट विभागों को है ना, डिफरेंट विभागों के अनुसार काम करते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो क्या कहता है, उसने इस सोलर एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन प्रचार यानी लोगों में अनाउंसमेंट, टीवी पर एड्स या पैम्फलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, वो छपवा रही है और लोगों तक इसका प्रचार करवा रही है ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें और इसका यूज़ करें। तो इसके लिए उन्होंने, इसी का परिणाम है कि भारत में लगभग 4,50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा ऊष्मा संग्राहक संस्थापित किए गए हैं। कहते हैं उनकी इस जन प्रचार का या लोगों को जागरूक करने का ही एक रीज़न है कि भारत के एक कितना क्षेत्रफल दिया है, 4,50,000 स्क्वायर मीटर में से अधिक जो एरिया है वहाँ पर पानी गर्म करने वाले और उसको स्टोर करने वाले ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो प्रतिदिन 220 लाख लीटर जल को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। यानी वहाँ पर कितना पानी डेली का गर्म होता है बच्चे? 220 लाख लीटर तक का जितना पानी है वो 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है और उस पानी को स्टोर करके रखा जाता है। जब हम सौर ऊष्मक से जल गर्म करते हैं तो इससे उच्च आवश्यकता वाले समय में बिजली की बचत होती है। कहते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी से इस तरीके से सोलर एनर्जी से इस पानी को गर्म करके अपने पास स्टोर करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है तब हमारे पास बिजली की बचत हो जाती है। मान लो हमें रात में ज़्यादा गर्म पानी चाहिए लेकिन रात में हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलती, तो डे टाइम में जब सूरज की रेज निकलती हैं, सन निकलता है, तो हम उससे सोलर एनर्जी के सहारे पानी गर्म करके स्टोर कर लेते हैं और रात को जब हमें वो गर्म पानी चाहिए हमारे पास इजीली स्टोर होता है और तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन संयंत्रों का जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष है। यानी ये जो सोलर सिस्टम का जो उपकरण है, इसके यंत्र हैं, तो इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है वो 15 से 20 साल तक, यानी ये 15 से 20 साल तक खराब नहीं होते। मयंक ने उत्साहित होकर कहा, मुझे सौर ऊर्जा के बारे में जानकर तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पिताजी मुझे यह भी बताइए कि सौर ऊर्जा ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं। जानिए हमारे जो मंत्रिमंडल है सोलर एनर्जी वाला, उसने इसके लिए और क्या क्या काम किया है। तो पिताजी ने बोला कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, ये हमारा जो ऊर्जा मंत्रिमंडल है, ऊर्जा के मंत्री हैं, इसका नाम आप नोट कर सकते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर एनर्जी को
अनुसंधान यानी इसके ऊपर और खोज करने के लिए, विकास यानी इसकी डेवलपमेंट के लिए, और परीक्षण यानी इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की है। कौन से संस्थान की स्थापना की है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसकी उन्होंने स्थापना की है। तो यहाँ पर इस सोलर एनर्जी के ऊपर खोजें की जाती हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं वो सारे यहाँ पर डिसाइड होते हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे ने तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये कुछ जगहों के नाम हैं स्टेट्स की। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा के लघु ग्रिड संयंत्र यानी छोटे छोटे सोलर पैनल लगाकर टोटल 28 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी की इस योजना में सहायता प्रदान की है ताकि उन लोगों को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अब वो फिर से जानना चाहता है कि पिताजी आपने बड़ी बातें बता दी, इसकी खास बातें बता दी, इसके फ़ायदे बता दे, तो क्या इसका नुकसान कोई नहीं है? मुझे ये भी तो बताओ कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, वो भी तो बताइए ना। अब तो उसके पिताजी उसके सवालों को देखते हुए उसके सोलर एनर्जी के नुकसान भी हमें बता रहे हैं आगे। क्या कहते हैं? पिताजी ने कहा कि देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सौर ऊर्जा की भी ऐसे ही कुछ कमियां हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए केवल वही क्षेत्र सक्षम है। अब आप देखिए, यहाँ पर वही क्षेत्र सक्षम है यहाँ पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी आती है। वो क्या कह रहे हैं कि देखो, ये तो बात ठीक है कि क्योंकि सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलनी है? सन से मिलनी है। तो जब तक पूरी तरीके से धूप नहीं आएगी तब तक हम इस सोलर एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकते। अब वो कहता है दूसरी बात, वर्षा के समय में हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम क्लाउडी डे होता है। तीसरी बात, सौर ऊर्जा द्वारा रात के समय में भी हम लोग सोलर एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकते। मान लो अभी रात को हमें नीड पड़ गई तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है ना, जिसके कारण अब कई दिन मान लो लाइट ना आए और रात में हमें फिर से वो स्टोर किया हुआ हमारे पास सिस्टम ख़त्म हो जाए तो रात में हम लोग इससे बिजली पैदा नहीं कर सकते। दूसरी बात, सौर उपकरण आकार में बहुत बड़े होते हैं, अतः इन्हें लगाने के लिए बड़े भूभाग यानी धरती का काफ़ी बड़ा हिस्सा चाहिए जहाँ पर हमें इन्हें लगाना पड़ता है। और एक बार जब ये उपकरण लग जाते हैं तो ज़मीन का वह हिस्सा लंबे समय तक किसी और काम में आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने सोलर सिस्टम लगा दिया है, सोलर पैनल लगा दिए हैं। तो कृषि यानी खेती या किसी अन्य काम में हम उस जगह को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, और आगे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा करने के लिए हमें सारे उपकरणों के अलावा अब सौर उपकरण तो चाहिए चाहिए क्योंकि सोलर पैनल लगाना है हमने। तो वो क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें इन्वर्टर और बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें इन्वर्टर और बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो सोलर की जो मटेरियल है वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा इससे के अन्य संसाधनों की तुलना में बहुत कम होती है कि हमने इसके ऊपर पैसे तो इतने लगा दिए लेकिन जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो उसका ऐसा लगता है कि बहुत कम प्राप्त हो रही है हमें, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ होती है। अब हमने एसी भी चलाना है, हमने कूलर भी चलाना है, हमने फ्रिज भी चलाना है, टीवी भी चलाना है और भी घर के बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ों की पूर्ति उस सोलर पैनल से हमारी नहीं हो सकती। और आगे क्या नुकसान बता रहा है कि ये उपकरण है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। नाजुक जानी वो बड़े ध्यान से रखने वाले होते हैं, जिसके कारण हम इनको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, जिसके कारण इनके रख रखाव में कई बार थोड़ा कोई टूटने का भी खतरा बना रहता है या ख़राब होने का खतरा भी बना रहता है। इससे इनके बीमे आदि पर खर्च होने की अतिरिक्त लागत बढ़ती है। अब देखो, जब हम इन चीज़ों को ले रहे हैं तो इनका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो ही जाता है। तो मैं फिर हैरान हो जाता है कि इसके फ़ायदे तो आपने गिनाए लेकिन कमियां तो उससे भी ज़्यादा हो गई हैं। तो वो कहता है कि इन कमियों को, इसके पिताजी कहते हैं बच्चे इन कमियों को तो हम दूर कर सकते हैं। पिताजी ने एक बताया कि वर्तमान समय में देश में 90%
ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे हो रही है हमारी? देखिए अभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो किससे सॉल्व हो रही हैं? कोल से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास तेल है उससे यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैसेज हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण नॉन रिन्यूएबल यानी परंपरागत जो सोर्सेज हैं वो तो हमारे पास चल ही रहे हैं, है ना, परंतु हम ऊर्जा स्रोतों की संख्या सीमित है। देखो बच्चे, हम कोल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैसेज हैं या ऑयल है, हम गाड़ियों को देखो चलाते हैं कोल पर भी चलती हैं, जैसे आपकी ट्रेन है ना। इसके अलावा आप तेल का यूज़ करते हो, और अब तो गाड़ियों में गैस की किटें भी लगने लगी हैं। तो इनकी जो खपत है, इनके लिए जो सामान हमें पीछे से मिल रहा है वो तो मतलब ऐसा है जिसको हम रोज़ रोज़ प्राप्त नहीं कर सकते, वो उनकी एक लिमिट है। जब ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी तब हमारे पास इन चीज़ों को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। और आगे वो क्या कह रहे हैं, देश में ऊर्जा की खपत में प्रति वर्ष 7.5% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी हर साल देश में 7.5% के अकॉर्डिंग बिजली की खपत है वो बढ़ जाती है, यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन चीज़ें तो लिमिट में ही है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं इस प्रकार यदि वर्तमान दर से इस परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता रहा तो आने वाले 32 वर्षों में तो कोयला खत्म हो जाएगा, 15 वर्षों में हमारे पास तेल की कमी हो जाएगी, और 20 सालों में हमारे पास जो नेचुरल गैस है, 100 सालों में हमारे पास यूरेनियम तथा परमाणु ईंधन, ईंधन क्या होती है जो हमें लकड़ी या कोल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उसकी समस्या हमारे पास पैदा हो जाएगी। भाई इन चीज़ों को हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में हमारे पास हैं। तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की कुल संभावना क्षमता 2 लाख मेगावाट के बराबर है, जिसमें 31% सौर ऊर्जा से, 30% सी के पानी से, 25% बायोगैस से और 12% तक हवा से तथा 2% अन्य सोर्सेज से प्राप्त हो सकती है। अब पिताजी ने यह भी बताया कि भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, यानी देखो ये चीज़ें तो बहुत लिमिट में है, इनको तो हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो सोलर एनर्जी का जो है अपना सिस्टम, यहाँ पर हमारे पास असीम संभावनाएं, यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी है कि हम बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत लगभग पूरे वर्ष 3000 घंटे की धूप के बराबर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। उष्णकटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंधीय यानी सी के आसपास का एरिया होने के कारण भारत को हर साल 3000 घंटों की बराबर धूप यानी सन का जो प्रकाश है वो मिलता है। यदि इतनी धूप को बिजली में परिवर्तित किया जाए तो लगभग 50,000 ट्रिलियन किलोवाट के बराबर बैठता है। भारत के लगभग सभी पर स्क्वायर मीटर के हिस्से में प्रति 4 हार्स के अकॉर्डिंग 4 से लेकर 7 किलोमीटर की बराबर की रेशो में हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, और भारत में प्रति वर्ष लगभग 2300 से 3200 घंटे धूप निकलती है ना। हर साल हमें इतने घंटे धूप मिल जाती है। राज्यों भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स के फिर से नाम आ रहे हैं, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और पंजाब जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा का दोहन करने की असीम संभावना है। यानी ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर भारत में 2300 से 3200 घंटे धूप हमें मिलती ही मिलती है, यानी 365 में से 250 से लेकर 300 दिन ऐसे हैं जब हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में धूप हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से इस धूप से सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाकर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बना सकते हैं। आने वाले समय में सौर ऊर्जा ही सबसे बड़ा विद्युत आपूर्ति प्रदाता बनने वाला है, यानी आने वाले समय में अपने फ्यूचर में सोलर जो एनर्जी है वही लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरा करेगा। मध्य प्रदेश में उत्पन्न सौर ऊर्जा से तो DMRC की दिल्ली मेट्रो भी परिचालित होने वाली है। देखो MP में तो मेट्रो को शुरू कर ही दिया गया है जो सोलर एनर्जी के साथ काम करने लगी है। तो यहाँ पर मयंक अपने पिताजी से इतनी जानकारी प्राप्त करके वो बहुत खुश हो रहा है और कहता है कि पिताजी आप
सभी विषयों को, मुश्किल विषय को भी कितने आराम से समझा देते हैं। कल मैं विद्यालय में भी अपने दोस्तों, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले दोस्तों को भी सोलर एनर्जी के बारे में बताऊंगा और वह प्रसन्न होकर सूरज की इस ऊर्जा, सौर ऊर्जा के विषय में अब बहुत कुछ समझ चुका था। तो बच्चे, ये था आपका पाठ नया सवेरा। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर से और बहुत सारे ऐसे इंटरनल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको पेपरों में भी आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जब पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, पढ़ाई करते समय में के दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे थे पहले ही पैरे में, कि सौर ऊर्जा होती क्या है, कहाँ से मिलती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है। ये कुछ प्रश्न थे जो इसके दिमाग में आ रहे थे। सौर ऊर्जा कहते किसे हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह मिलती किससे है? सूर्य से मिलती है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये है हमारे पास परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है बेटा नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। हर सौर ऊर्जा को किन तरीकों से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? पहला तो था सोलर पैनल लगा करके, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर चला करके। इन दो तरीकों से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सौर ऊर्जा की विकास के लिए, परीक्षण के लिए हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी नाइस की स्थापना की है। अब इसकी हिंदी में पूरा नाम है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा के 2 लाभ और 2 हानियाँ बताइए। देखिए आप आराम से इसके 2 लाभ, क्या 2 से भी ज़्यादा लाभ बता सकते हैं और हानियाँ भी बता सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं? पहली बात, किसी भी खाली पड़ी जगह पर लगाया जा सकता है। दूसरा, बिजली की इससे बचत होती है। तीसरा, हम घर के बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले यंत्र इसके साथ चला सकते हैं। चौथा, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। अब नुकसान क्या क्या है? पहली बात तो इसके उपकरण बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और उस जगह को फिर हम दोबारा किसी यूज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक सोलर पैनल हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं तब तक वो हिस्सा किसी और यूज़ में नहीं आता। नंबर 3, वर्षा के दिनों में ये काम नहीं करता। चौथी बात, रात के समय में हम इससे बिजली पैदा नहीं कर सकते, है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो हमने आगे भी पढ़ी थी। विशेषताएं क्या है? अप्रदूषणकारी, इससे कभी पोल्यूशन नहीं होता, ये भी इसके फ़ायदे में आ सकता है। और इसका फैलाव पूरे विश्व में है। तीसरी बात क्या थी इसकी? तीसरी बात थी कि इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब तक दुनिया है तब तक सूर्य तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके जो कुछ फ़ायदे और कुछ हानियाँ हमने गिनाए हैं। इसके अलावा और इसके इंटरनल क्वेश्चंस है, कितने घंटे भारत में धूप निकलती है? 2300 से लेकर 3200 घंटे। हर साल कितनी ऊर्जा की खपत है भारत में बढ़ती जाती है? 7.5% के हिसाब से। अब कौन सा राज्य ऐसा है यहाँ पर मेट्रो तो स्टार्ट भी कर दी गई है सोलर ऊर्जा के साथ, या सौर एनर्जी के साथ? मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो गई है ना। भारत के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ से सौर ऊर्जा को बहुत आराम से हम लगा सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं? तो सबसे लास्ट वाले पैरा में देखिए इसके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है हमें। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम सौर ऊर्जा को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। आने भविष्य में हमें बिजली की आपूर्ति कौन से साधन से हो सकती है? सौर ऊर्जा से ही हो सकती है ना। तो मयंक अब अपने पिताजी से ली हुई सारी जानकारी किसके साथ बांटना चाहता है? अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे और क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि सौर ऊर्जा कहाँ पर लगाएं कि हमें सौर ऊर्जा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। सौर ऊर्जा ऐसी जगह पर या ऐसी क्षेत्रों में लगाना चाहिए जहाँ पर सूरज की जो धूप है वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा। जैसे जैसे आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसके प्रश्न मिलते जाएंगे और आप इसको आराम से और अपने आप से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आई विल ट्राई कि हम इसके और क्वेश्चंस आपको शेयर करें ताकि आप अपने पेपरों के हिसाब से
चैप्टर को तैयार कर सकें। फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने जो व्यूज़ हैं वो भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू।